सर, कल 26 नवंबर संविधान दिवस है। इसके अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज को और मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था और जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत के संविधान में जो सबसे दुनिया का लिखित संविधान है और इसमें समय सीमा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और इसमें सबसे बड़ा महत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसी बीच में संविधान, भारत का संविधान इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसमें विश्व के सभी संविधानों से प्रभावित होकर बाबा साहब ने इसको मटेरियल को तैयार कर, रॉ मटेरियल तैयार कर भारत के एक नई रूप रेखा जिस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बाबा साहब ने समिति के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एक माला की तरह एक एक मोती पहनाए और संविधान की गठित किया। भारत देश आजाद हुआ था, उसके चलाने के लिए भारत के पास कानून नहीं था। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है तो लगभग 250 देशों के संविधान की व्याख्या करके और भारत का संविधान बनाया है। तो लोग कहते हैं अभी का जो प्रेरित दृश्य है वह यह कहता है कि संविधान में बदलाव की परिस्थितियां करते जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सरकार जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ कर रही है ये सबसे पहले गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। सरकार का सबसे पहला विरोध निजीकरण। संविधान में हम लोगों को अधिकार है, हम एक शासन में यदि कोई गवर्नमेंट जॉब पास कर सकते हैं। हम एक सबसे पहले हमें शिक्षा का अधिकार है। आज गवर्नमेंट जो भी शासन है यहाँ पे सबसे पहले स्कूलों को प्राइवेट निजीकरण कर रही है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस लायक बना रहे हैं कि हम फिर से गुलामी की ओर जाएं। संविधान वह ताकत है जो अपना संविधान में स्वतंत्रता, मानवता और बंधुत्व भाईचारा की एक न्याय की एक छवि है जिससे कि हम अपना अधिकार लड़ सकते हैं। संविधान के थ्रू एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, एक विधायक, सांसद और सीएम और प्रधानमंत्री आज संविधान की वजह से बन रहा है। पर आज की जो शासन कार्यकारिणी अभी चल रही है इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आम व्यक्ति अपने हकों का जानकारी न रख पाए, अपने हकों को वो ना जान पाए और वो अपना हक यदि जान जाएगा तो कल फिर वो शासन गवर्नमेंट में बैठेगा और फिर अपनी बात नहीं सुनेगा। तो वो अपन से वंचित करना चाह रहा है और शिक्षा से वंचित करना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि ये लोग यदि जागरूक हो जाएंगे तो अपना अधिकार लड़ेंगे और छीन लेंगे। तो सरकार सबसे बड़ा यही कर रही कि निजीकरण करती है। तो उसमें हमें संविधान का जो हमें राइट्स है, हमें आरक्षण है और जो बहुत सारी चीजें वो हम उनसे कहीं ना कहीं हम मतलब मिल नहीं पाएंगे और हम उस चीज से बिल्कुल उस चीज का फायदा नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में संविधान में बहुत सारी धाराओं को जोड़ा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीयता, नागरिकता पे जो कटौती की है और शिक्षा के स्तर को भी काटा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार मतलब जो गरीब है, गरीब परिस्थिति के लोग हैं, उनके साथ में क्या अत्याचार करना चाहती है? सबसे पहले तो बाबा साहब ने एक चीज कही थी जब संविधान बनके संसद में बाबा साहब ने पेश किया कि संविधान कितना ही सही क्यों ना हो, पर चलाने वाले व्यक्ति यदि सही होंगे तो संविधान सही साबित होगा और यदि चलाने वाले व्यक्ति सही तरीके से नहीं चला पाएंगे तो संविधान उनके लिए कुछ भी नहीं। आज जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों की सबसे बड़ी ताकत संविधान बनके उभरा है। किसानों ने अपने 1 साल के 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को पूरे 1 साल हो रहे थे, लेकिन इसी बीच में कई राज्यों के चुनाव निकले हैं जिसमें किसान आंदोलन भी चल रहा था और चुनाव भी चल रहे थे। किसानों की एक ही मांग थी कि एमएसपी पे बात हो और 3
कृषि कानून रद्द किए जाए। लेकिन आनन फानन में आगामी समय यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसको आप किस तरह से देखते हो? सबसे पहले तो इसमें कानून की जीत है और संविधान की जीत हुई है। आप यदि आपके अधिकार जान सकते हो तो आप उनको छीनने की कोशिश करोगे। तो हमारा जिस तरह से जागरूक किसान ने एक संदेश दिया है कि आपके जो अधिकार छीन रहे हैं उनका हक है, आप उसको मांगोगे। तो जिस तरह से किसानों का अधिकार छीन रही थी सरकार, उन्होंने एकजुट होकर अपनी ताकत बताई और ताकत से अपने अधिकारों को बचाव किया है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं सरकार कमजोर करने की कोशिश करती है और इस कमजोर करने के साथ साथ पब्लिक को गुमराह करती है। अभी बहुत सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं है अभी पुलिस की भर्ती कब से नहीं आई है, शिक्षकों की भर्ती कब से नहीं आई है। तो इस मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं जो अच्छी नीतियां हैं उनको विघटन करते हैं और संविधान में उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने भारत के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। सबसे पहले है एक मुगल सराय, उसका नाम दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। दूसरा है इलाहाबाद, इलाहाबाद का उनने नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। तीसरा है मध्य प्रदेश का हबीबगंज स्टेशन, जिसका नाम उन्होंने रानी कमलापति के नाम से रखा गया है, जो पहले हबीबगंज कहलाता था। तो क्या सरकार क्या चाहती है? मतलब भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी जाति और अपने धर्म के अनुसार उनके धार्मिक स्थानों को मनाने का अधिकार है। इसको आप कैसे देखते हो? क्या सरकार ने जो रानी कमलापति के नाम से जो बिरसा मुंडा जी की जयंती पे जो उन्होंने उनके नाम से रखा गया स्टेशन का नाम, क्या बिरसा मुंडे का नाम नहीं रख सकते थे वो? क्या कहेंगे आप इस मामले में? ये आम पब्लिक के साथ बहुत बड़ी छल है। सबसे पहले तो देखिए कि नाम बदलने से किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि सरकार नाम बदलने से यदि इन चीजों पर ध्यान देगी तो वो निजीकरण की ओर क्यों जा रही है? भैया आप यदि नाम बदलने से यदि उस चीज के फायदे दे सकते हो तो निजीकरण की ओर ले जाने की क्या जरूरत है? आज हबीबगंज जो स्टेशन है, आज जिस तरह से प्राइवेट में गया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों से वंचित हैं और बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट निजीकरण हो गया। तो सरकार नाम परिवर्तन करने से एक मतलब कहीं ना कहीं लोगों के साथ छलावा कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा देश को हिंदुत्व के चक्कर में लोगों को लड़ाया जा रहा है, विचार भाईचारा खत्म कर दी जा रही है। यदि हबीबगंज स्टेशन का नाम हबीबगंज होने से किसी प्रकार से गतिविधि नहीं थी, तो यदि उससे नाम के साथ छेड़खाड़ इसलिए की जा रही कि आपसी में भाईचारा ना रहे, जिससे हम लोगों को भाईचारा से विघटित करेंगे और बीजेपी मजबूत करने की कोशिश की जाती है। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुत बड़ी हार मिली थी और मध्य प्रदेश में 47 सीट एससी कोटे से आती है और 35 सीटें एससी कोटे से आती है। क्या एसटी कोटे की सीटों पर कब्जा करने के लिए रानी कमलापति का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, या क्या कहते हो आप उसको? सबसे पहले तो बिरसा मुंडा जी एक महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करूंगा, पर सरकार इनको महापुरुषों की जगह इनको भगवान का रूप देना चाहती है और भगवान के रूप में वो गुमराह कर रही है पब्लिक को। और पब्लिक के एक आम भोलेपन में जो लोग जिस चीजों को जानते नहीं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों की बातों को मान के गुमराह में आ जाते हैं। तो बिरसा मुंडा जी जो एक महापुरुष हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी हमारी स्वतंत्रता दिलाई है, जो आदिवासी जिस तरह से उनकी जो समाज है वो सबसे उनके महानायक महापुरुषों में से एक है। यदि उनकी विचारधारा यदि लोग मान के चले तो इस तरह से भगवान शब्द तो जुड़ ही नहीं सकता। वो उनके विचारों के और उनके कार्यों से वो प्रसिद्ध है और उनके कर्तव्य है कि हम उनकी विचारधारा को माने, ना कि भगवान मान के उनकी पूजा पाठ करें। रही बात सरकार क्या फायदा देख रही है कि अभी कहीं ना कहीं प्रेशर ये है कि सरकार अपनी पॉलिटिकल राजनीति में एससी एसटी को जिस तरह से बहकावे में है, इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उनको बहकाने का पूरा कोशिश करती है। हबीबगंज स्टेशन का नाम उन्होंने एक आदिवासी समुदाय की रानी कमलापति के नाम से रखा गया है। क्या दो समुदाय को आपस में लड़ाने की ये भाजपा की चाल हो सकती है,
या इसको आप क्या बोलोगे? इसमें तो भाजपा इस तरह से जो राजनीति करती है, इसमें मैं यही चीज बोलूंगा कि नाम परिवर्तन होने से किसी प्रकार से समाधान नहीं है और विवादित हो सकती है चीज। ठीक है, नमस्कार। हमारे साथ में डॉक्टर संतोष जाटव जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।